हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब हमारे पास क्वेश्चन है हाउस इज़ टू ब्रिक, बुक का बताना है। अब मुझे पता है हाउस कैसे बनता है, ब्रिक्स के साथ। तो बुक किसके साथ बनती है? पेपर्स के साथ। तो मेरा आंसर आ जाएगा ए। तो मुझे ऐसे ही लिंक करते हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हील्स का कोड है ये। हील्स में आया मेरे पास NLGSY। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पोजीशन वैल्यूज़। अब इसमें देखा क्या हो रहा है? +6। इधर देखा क्या हो रहा है? +7, फिर +6, फिर +7, फिर +6। तो 6 ऐड करना है, फिर 7 ऐड करना है, फिर 6, फिर 7, फिर 6। अब देखिए फ्रेक में सबसे पहले F क्या है? 6। तो 6 + 6 12। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एल वाली, बी ऑप्शन। R 18, 18 + 7 कितना हो जाएगा? 25। Y E5, तो 5 + 6 करेंगे 11। तो मेरा आंसर आ जाएगा बी। हमारे एग्ज़ाम में नन ऑफ दीज होता नहीं है, तो जो एक ही पहले अल्फ़ाबेट से पता चल गया वही आंसर होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, इसका इसके साथ रिलेशन बताना है और इसका इसके साथ सेम बनाना है। तो पहले ये रिलेशन समझेंगे और अगला इम्प्लीमेंट करेंगे। अब 49:98, 49:98 मतलब इंटू 2। 49 को 2 से गुना किया, 98 आ गया। तो 33 को 2 से गुना किया, कितना आ गया? 66। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, फाइंड दी ऑड वर्ड आउट। ऑड वर्ड बताना है मुझे, इसमें से ऑड वन कौन सा है? येलो, रेड, ब्लू, तीनों कलर्स हैं। रेनबो अलग है, तो मेरा आंसर आ जाएगा रेनबो, यानी कि डी ऑप्शन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में भी फाइंड दी ऑड लेटर्स। तो ऑड लेटर्स बताने हैं। अब सबसे पहले मैं इनकी पोजीशन वैल्यूज़ लिखूंगी। 6, 11, 16, 21। तो +5, +5, +5। फिर अगला CHMR, 3, 8, 13, 18। तो +5, +5, +5, तो सेम आ रहा है। अगला है LQVB, +5, +5। तो 22 + 5 27। यहाँ ए आना चाहिए था, तो ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट है अपना सी ऑप्शन। अगला भी चेक कर लेते हैं एक बार। +5, +5, +5। तो ऑड वन आउट कौन सा आ गया? LQVB। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं? ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल्स काउंट करते हैं। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी है, तो जो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा, फिर ये एक बड़े वाला तीसरा, फिर ये चौथा, ये पांचवा, फिर ये बड़े वाला इधर से छठवां, और एक ये बड़े वाला, तो 7। तो कितने रेक्टेंगल्स हैं? 7। अब देखिए, आपको इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो जब रेक्टेंगल्स काउंट करेंगे तो स्क्वायर्स को भी काउंट करेंगे। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। पर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं हैं। क्लियर? तो स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं पर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। तो स्क्वायर्स को काउंट करना है जब रेक्टेंगल्स को काउंट करना है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बताएं एन का ऑपोजिट कौन है। तो जब मैं आपको क्यूब करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ए का ऑपोजिट कौन होता है? एन। एक छोड़ के, ए का ऑपोजिट एन, बी का ऑपोजिट ओ, एम का ऑपोजिट एस। और मुझसे पूछा जा रहा है कि एन का ऑपोजिट लेटर बताएं। तो एन का ऑपोजिट लेटर कौन आ जाएगा? ए। तो एन का ऑपोजिट लेटर ए। तो मेरा आंसर आ गया ए।
अगला क्वेश्चन है, ये बताना है किस फिगर में एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब छुपा हुआ, मिक्स हो जाना। तो ये फिगर मुझे देखनी है किस फिगर में एम्बेडेड है। फर्स्ट फिगर में तो ये ऊपर को आ रही है, तो ये नहीं हो सकता। बी में नहीं आ रही, सी में देखिए आ रही है ये वाली, और ये अंदर आ गया। तो किस फिगर में ये एम्बेडेड है? सी फिगर में। तो मेरा आंसर आ गया 8 का सी। अगला क्वेश्चन है कि बताएं ये फिगर कहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो मुझे ये फिगर को कंप्लीट करके बताना है। अब इस क्वेश्चन में बी और डी सेम ऑप्शन दिख रही हैं, पर पेपर में नहीं होगा, पेपर में एक ही ऑप्शन होगी। अब मुझे इसको कंप्लीट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ कि आएगा क्या। तो मेरा आंसर बी या डी में से कोई है, ठीक है। पेपर में एक ही ऑप्शन होगी, बी या डी। अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज का। तो मुझे इस फिगर की मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज में मैंने आपको बताया था ये लेफ्ट है और ये राइट। तो आंसर वो होगा जिसमें राइट पहले होगा और लेफ्ट बाद में होगा। तो आंसर फिगर कौन सी होगी जिसमें राइट पहले और लेफ्ट बाद में, क्योंकि मिरर इमेज में मिरर हमेशा लेफ्ट या राइट पे होगा। अब देखिए राइट वाला पहले, मतलब ये वाली चीज़ इस साइड आ जाएगी, तो इसमें तो नहीं आई, इस फिगर में भी नहीं आई, इस फिगर में भी नहीं आई, इस फिगर में आ गई। तो आंसर आ गया अपना डी। डी में अपने पास ये फिगर पहले है और ये वाली उधर है। चलें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अल्फ़ाबेटिकली लगाएं। अब जब मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली लगाऊंगी तो आर से तो सारे स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड अल्फ़ाबेट पे गए, ए आई ई ओ। अब मुझे पता है ए, तो पहले आएगा ए वाला। इसमें भी पहले कौन सा आएगा? I9N14। तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 1 2 वाला मेरे पास या तो ए ऑप्शन है या सी। बी और डी तो कट गई, या तो ए आंसर होगा या सी होगा। अब इसमें भी I9E5O15। तो पहले क्या आएगा? 4, फिर 3, फिर 5। तो मेरा आंसर आ गया 1 2 4 3 5, मतलब ए ऑप्शन, सी नहीं होगी। तो आंसर आ गया ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में है कि बताएं इसमें क्या रिश्ता है, कौन सा डायग्राम बनेगा। कप प्लेट यूटेंसिल्स। तो कप प्लेट यूटेंसिल्स में देखना है कौन सा हिस्सा बनेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा ए। ऑल कप्स आर यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स होता है बर्तन, तो कप भी यूटेंसिल्स हैं और प्लेट भी यूटेंसिल्स हैं। तो ये आ गया यूटेंसिल्स, ये कप्स, ये प्लेट। कप और प्लेट में कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर आ गया अपना ए ऑप्शन। चले, अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने बॉयज़ हैं जो टॉल भी हैं और यंग भी हैं। अब मुझे देखना है कि वो बॉयज़ भी हों और टॉल भी हों और यंग भी हों। तो बॉयज़ मतलब सर्कल में आने चाहिए, टॉल मतलब रेक्टेंगल में आने चाहिए, यंग मतलब ट्रायंगल में आने चाहिए। तो सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। अब ये देखिए सर्कल 15 रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्कल में भी आ रहा है, और 14 भी तीनों में आ रहा है। तो 15 + 14 29। ये जो 15 और 14 है ये तीनों फिगर्स में आ रहे हैं, सर्कल में भी, ट्रायंगल में भी और रेक्टेंगल में भी। सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल तीनों में आ रहे हैं, तो इनको ऐड किया 29। चलें, अगला क्वेश्चन है साइलोजिज्म का। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताएं कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं। सम रेड आर फैंस, ऑल फैंस आर व्हीकल्स। अब ये बन गया, पहला है सम व्हीकल्स आर रेड, तो सम व्हीकल्स आर रेड, बिल्कुल सही। सम व्हीकल्स आर रेड, तो सम व्हीकल्स आर रेड। इस वेन डायग्राम को देखते हुए मुझे बताना है ये सही है कि गलत। दूसरा है सम व्हीकल्स आर फैंस, तो सम व्हीकल्स आर फैंस, तो सम व्हीकल्स आर फैंस, ये भी सही। तो आंसर आ गया बोथ कंक्लूजन फॉलो, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह।
चले अगला क्वेश्चन भी साइलोजिज्म का है। क्या है? सम रेड आर फैंस, ऑल फैंस आर व्हीकल्स। अब इसको देखते हुए कंक्लूजन बताने हैं, ट्रू है कि फॉल्स। ऑल रेड आर वाइट, तो ऑल रेड आर वाइट, वाइट तो कलर ही नहीं है। सम वाइट आर येलो, ये भी नहीं है। सम रेड आर येलो, ये भी नहीं है। तो नाइदर वन नाइदर टू, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तीनों नहीं कर रहे। तो नाइदर वन नाइदर टू नाइदर थ्री, तो नाइदर कंक्लूजन फॉलोज। चले अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशनशिप का। क्वेश्चन में कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ पी। अब ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आपको बताए थे, ट्री बना के कर सकते हैं या एज्यूम करके। तो अभी हम करेंगे ट्री बनाकर। ए ब्रदर है पी का, पी इज मदर ऑफ क्यू, पी मदर है क्यू की, क्यू इज सन ऑफ एफ, क्यू बेटा है एफ का, तो एफ इधर आ जाएगा और एफ इसके क्या हो जाएंगे? पापा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। एफ ए का क्या लगा? तो एफ ए का क्या लगा? ब्रदर इन लॉ। अब देखिए शादी के बाद जो भी रिश्ते जुड़ते हैं साथ में वर्ड क्या आ जाता है? इन लॉ। अब एफ ए का क्या लगा? ब्रदर इन लॉ, जीजा जी। तो एफ ए के क्या हैं? ब्रदर इन लॉ। चले अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ। एक मैन को फोटोग्राफ में पॉइंट आउट किया, प्लस साइन, मैन है तो प्लस। राजू बोला, राजू कौन है? स्पीकर। क्या बोला देखते हैं। ही इज माई डॉटर्स फादर सन। ये कौन है? मेरी बेटी के पापा का बेटा। ठीक है, ये कौन है? मेरी बेटी के पापा का बेटा। अब ध्यान से देखा जाए तो ये पर्सन यहां आ जाएगा। उसने कहा ये कौन है? मेरी बेटी, मेरी बेटी के पापा, मेरी बेटी के पापा मतलब वो खुद उसका बेटा है। तो ये कौन है? राजू का बेटा। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं राजू इस मैन का क्या लगा, तो राजू इस मैन का क्या लगा? फादर। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और समझ के करना है। चलें अगला क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करते हैं? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपको एक प्रॉब्लम दी होगी, मुझे उसका सॉल्यूशन बताना है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी है यूनिवर्सिटी और इसके कॉलेजेस के बीच में, जिसकी वजह से अगर कोई स्टूडेंट आउटस्टेड किया जाए एक कॉलेज से, वो माइग्रेट हो जाता है दूसरे कॉलेज में। मतलब एक स्टूडेंट को अगर हमने किसी कॉलेज से निकाला है तो वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। तो क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेशन की कमी। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन बना दें। तो चलिए कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। पहला है अगर हमने एक स्टूडेंट को कॉलेज से निकाला तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बाकी कॉलेजेस में दे देनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हमने किसी स्टूडेंट को कॉलेज से निकाला तो अगर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन बाकी कॉलेजेस में दे दूंगी तो वो उनको अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे। अगला है कि जो एडमिशन है वो सेंट्रलाइज कर देनी चाहिए, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के हैंड ओवर कर देनी चाहिए। तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेपरेट सेक्शन बनाना चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, ये भी नहीं है। तो सिंपल फर्स्ट सॉल्यूशन है कि कोऑर्डिनेशन बना देंगे। अगर हम एक बच्चे को कॉलेज से निकालेंगे और दूसरों कॉलेजेस में इंफॉर्मेशन दे देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 1। चले अगला है मिसिंग नंबर, मुझे बताना है इसके अगला नंबर क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है 5, 6, 7, तो अगला क्या आ जाएगा 8, 11, 12, 13, तो उससे अगला क्या आ जाएगा 14। तो इसमें आंसर आ गया 8। तो ये ऑल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन था। अगले वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पिछले 2 डिजिट्स का सम। अब ये देखिए 9 कैसे बना, 4 + 5। 14 कैसे बना, 9 + 5। 23 कैसे बना, 14 + 9।
अब अगला कैसे बनेगा, 23 प्लस 14 मतलब 37। तो 23 में 14 ऐड किया, कितना आ गया, 37। चलें, अगला क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन का, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स पॉसिटी ऑफ फंड्स। पॉसिटी का मतलब होता है कमी। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग पैसों की कमी होने की वजह से ब्रिलियंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की क्या है, पैथेटिक कंडीशन, मतलब उसकी मुरम्मत नहीं हो पाई क्योंकि पैसों की कमी है, फंड्स की कमी है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नया आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहिए। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे दे देंगे तो उसकी कमी ख़त्म हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। रीजंस जाने, रीज़न तो हमें पता ही है, पैसों की कमी है। ग्रांट शुड बी गिवन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ग्रांट देनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड, ग्रांट शुड बी गिवन। तो मेरा आंसर आ गया सी ऑप्शन। चलें, अगला क्वेश्चन है फेयर का कोड है 34, टॉक का कोड है 44, फायर का कोड बताएं। अब मुझे ये देखना है ये फेयर का कोड कैसे बना। तो सबसे पहले अगर मैं पोजीशन वैल्यूज लिखूं, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 8 34, 20 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 11 21 और 12 33, 33 और 11 44, बिल्कुल सही। तो पोजीशन वैल्यूज़ का सम है। अब फायर का बनाना है, तो 6 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 5, F 6 होता है, I 9, R 18, E 5, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20 और 18 38। तो मेरा आंसर आ गया 38। तो फायर का कोड क्या आया, 38। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग। फ्रिंज का कोड दिया हुआ है HTKRKI। रेट का कोड बताएं। अब यहाँ पोजीशन वैल्यूज डाली, 6 से 8, F is 6 प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2, 14 से 18 प्लस 4, फिर प्लस 4, फिर प्लस 4। पहले 3 में प्लस 2 हो रहा है, लास्ट के 3 में प्लस 4 हो रहा है। तो अब यहाँ पे 23 प्लस 2 25, 18 प्लस 2 20, 9 प्लस 2 11। अब यहाँ पे प्लस 4 करना है, 7 प्लस 4 11, 8 प्लस 4 12, 20 प्लस 4 24। तो मेरा आंसर आ जाएगा YTKKLX। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। अब देखिए Y से स्टार्ट होते वाली एक ही ऑप्शन थी, अगर आप पूरा नहीं भी सॉल्व करते तो ये आंसर आ जाता। चलें, अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। अब अगर मैं पोजीशन वैल्यूज डालूं, 13 1 18 9 7 15 12 4, 5 13 16 8 10 19 2 14, 13 से 14 प्लस 1, ए से बी प्लस 1, 18 से 19 प्लस 1, 9 से 10, 7 से 8, 15 से 16, 12 से 13, 4 से 5। इसमें क्या हुआ, जम्बलिंग भी और प्लस 1 भी। अब जैसे मेरे पास वर्ड है स्टैगवुड, 19 से प्लस 1 20, यानी कि टी से एंडिंग, तो ये आंसर होगा। आगे चेक कर लेते हैं, 20 से 21 ठीक आ रहा है, ए से बी, जी से एच, डब्ल्यू से एक्स, फिर पी पी, फिर ई। तो क्या आंसर आ गया, ई पी पी एक्स एच बी यू टी। तो मेरा आंसर डी ऑप्शन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। मेरे पास 4 फिगर्स हैं, 4 में से 3 एक जैसी हैं, एक अलग है, तो जो अलग है वो बतानी है।
अब इसमें देखें मेरे पास 2 लाइंस अंदर हैं और एक बाहर है, 2 लाइंस अंदर फिर एक बाहर, 2 लाइंस अंदर एक बाहर। इसमें क्या है, 2 बाहर है और एक अंदर है, तो आंसर आ गया डी। 2 लाइंस अंदर और एक बाहर होनी चाहिए थी, तो आंसर आ गया डी। तो चलिए अगले आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, बने रहेंगे ज्ञानम के साथ। तो ज्ञानम के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।